हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूरियस लर्निंग। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया है दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो उस चैप्टर को अब हम कंटिन्यू करेंगे और उसका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शील्डिंग? शील्ड मीन्स टू प्रोटेक्ट समथिंग, राइट? सो इसमें भी यही केस है। सपोज वी हैव अ कंडक्टर, ये एक रैंडम शेप का एक हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर जो पोर्शन होता है ना उसे हम कैविटी बोलते हैं। सो द पोर्शन विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस कंडक्टर, दिस इज नोन एज कैविटी एंड दिस होल इज कंडक्टर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कंडक्टर, right? That what is the behavior of conductor, and in which we have studied that charge resides only at the surface of conductor. We have already discussed it in the previous videos that जो भी कंडक्टर में चार्ज होता है वो उसके आउटर सरफेस पे ही होता है, मीन्स उसके सरफेस पे होगा। चार्ज रिसाइड्स ओनली एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, और जो उसके अंदर है, कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। According to that property, inside this conductor there is no charge. So inside this conductor Q is equal to 0, right? We can say inside this conductor Q is equal to 0. Q is charge, and we know that if charge is 0, if there is no charges present inside the conductor, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होता है? That whenever the charges flow, ड्यू टू दैट फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, वो प्रोड्यूस होता है। बट अगर चार्जेस ही नहीं है, इफ दे आर जीरो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। सो ई विल बी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अकॉर्डिंग टू दिस, that charge, all the charge resides only at the surface of conductor. जितना भी चार्ज है वो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर लाई करेगा, एंड इन द कैविटी ऑफ दैट कंडक्टर देयर विल बी नो चार्ज. So as there will be no charge, then there will be no electric field. Electric field inside this cavity will be zero, and that is called electrostatic shielding. We know that cavity is inside this conductor, so that is why in the cavity electric field is zero. But what will be the definition of electrostatic shielding? तो देखो, कैविटी है, कैविटी के बाहर क्या है, कंडक्टर है ना। सो कैविटी इज अ पोर्शन ऑफ कंडक्टर जो कि कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है। सपोज एक हाउस है, उसके अंदर एक रूम है। एक हाउस में बहुत से रूम्स होंगे, तो उसमें एक सपोज एक रूम को हमने कंसीडर किया, तो दैट विल बी लाइक अ कैविटी, राइट? तो यहाँ पे ये पूरा बड़ा सा कंडक्टर है, उसमें एक छोटी सी कैविटी होती है। तो अगर हमने डिस्कस कर लिया था कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर क्या होता है, कि चार्ज जो होता है वो सरफेस पे ही रहेगा, दैट इट विल नॉट लाई इनसाइड द कंडक्टर। तो इट मीन्स ये जो कंडक्टर है, ये जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, वो कैविटी के अंदर नहीं रीच कर पा रहा। सो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है उसको ये कंडक्टर क्या करता है, शील्ड करके रखता है। जो कंडक्टर होता है ये क्या करता है, जो भी ये कैविटी है इसके अंदर कोई भी चार्ज इसको एंटर नहीं करने देता। तो इट मीन्स कंडक्टर एक तरह का उसका एक गार्ड है जो क्या कर रहा है, चार्ज को शील्ड कर रहा है, सो दैट नो चार्ज विल एंटर द कैविटी। सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, क्योंकि इसने कंडक्टर ने क्या किया, कैविटी को चार्ज से शील्ड किया, प्रोटेक्ट किया। सो दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इन विच देयर इज नो चार्ज is present in the cavity. तो कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। सो दैट इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नाउ वी विल स्टडी कैपेसिटेंस। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट कैपेसिटर। सो जो कैपेसिटर में कितनी एबिलिटी है टू स्टोर द चार्ज, कैपेसिटर होता है उसमें कितना जो चार्ज है वो स्टोर हो सकता है, दैट इज व्हाई दिस एबिलिटी टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C.
को कैपिटल C से डिनोट करेंगे कैपेसिटेंस को। एंड नाउ वी विल डिस्कस इट्स फॉर्मूला। एज वी नो, जो चार्ज होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पोटेंशियल के। जितना हमारे पास चार्ज ज़्यादा होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज होगा। अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, अगर चार्ज डिक्रीज होगा देन पोटेंशियल विल आल्सो डिक्रीज। सो फ्रॉम दिस रिलेशन दैट चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, दैट इज V इज पोटेंशियल एंड कैपिटल Q विल बी द चार्ज। तो जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो जब भी हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो हम क्या ऐड करते हैं? कांस्टेंट कोई भी ऐड करते हैं। तो इस केस में हम कांस्टेंट ऐड करेंगे C, एंड यू नो दैट C वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट इज कैपेसिटेंस। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है विच इज इम्पोर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल्स एज वेल, दैट Q विल बी इक्वल टू CV, वेयर Q इज चार्ज, V इज पोटेंशियल एंड C इज capacitance. And from this relation we can also find the formula of capacitance. तो capacitance का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा? V Q से डिवाइड हो जाएगा तो C will be equal to Q upon V. This is the formula of capacitance. So from this relation we can define capacitance as that it is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? क्या है इसका रिलेशन? Q अपॉन V. सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द पोटेंशियल। तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल्स एज वेल, दैट इज C will be equal to Q upon V, that is Q will be charge, electric charge and V is potential। एंड जो इसके यूनिट सब क्या होंगे कैपेसिटेंस के? भी क्वांटिटी ऐसे डिस्कस करते हैं, उसकी डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया, देन उसके यूनिट्स भी तो डिस्कस करेंगे ना। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के किए, इलेक्ट्रिक फील्ड के किए, देन फ्लक्स के किए थे इन द फर्स्ट चैप्टर। तो इस सेकंड चैप्टर में भी तो हम यूनिट्स देखेंगे ना। तो इस कैपेसिटेंस के जो यूनिट्स होते हैं वो थोड़े, एक नया वर्ड आएगा उसके लिए कि इसके जो SI यूनिट्स होंगे वो होते हैं फैरड, FARAD, फैरड, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। जैसे चार्ज के यूनिट्स क्या थे? रिकॉल करो, चार्ज के यूनिट्स थे क्यूलम। तो यहाँ पे यूनिट्स जो है कैपेसिटेंस के SI यूनिट्स होते हैं फैरड, FARAD, एंड दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F। तो ये जो फैरड है ना, ये जनरली बहुत ज़्यादा लार्ज यूनिट्स है। तो इसके लिए मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स भी हैं या डेली लाइफ में, अगर जैसे पावर में लिखी होती है ना, किसी ट्यूबलाइट में पावर लिखी होती है वॉट में कुछ, तो जब कैपेसिटेंस लिखी होती है ना किसी भी फैन के कैपेसिटर पे, तो वो इन जनरली फैरड में नहीं लिखी होती, इसको स्मॉलर यूनिट्स में नोट किया होता है। तो वो क्या है इसके स्मॉलर यूनिट्स? सपोज माइक्रोफैरड। तो वन जो माइक्रोफैरड में भी मेनली माइक्रोफैरड में आएगा, बहुत से न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे आपको बुक में, उसमें माइक्रोफैरड में ही दी होगी वैल्यू कैपेसिटेंस की। तो उसे सॉल्व करने के लिए हम पहले उसे फैरड में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, तो 1 माइक्रोफैरड की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁻6 फैरड, ऑलराइट, एंड 1 नैनोफैरड, एन मीन्स नैनोफैरड, तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻9 फैरड। एंड जो 1 पिकोफैरड है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 फैरड। तो ये जो है फैरड बिग यूनिट्स थे, तो इसलिए इन स्मॉल यूनिट्स को यूज किया जाता है। जनरली जब भी कैपेसिटेंस आप देखोगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, तो जनरली जो कैपेसिटेंस होती है उसको या तो माइक्रोफैरड में दिया होगा या नैनोफैरड में या पिको में, बहुत कम केसेस में इसे फैरड में गिवन होगा। तो ये सब इसलिए नोट करवाया कि इन केस अगर आपको माइक्रोफैरड में या नैनोफैरड में, पिकोफैरड में, इन किसी केस में भी कैपेसिटेंस आती है तो हमें उसे न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा फैरड में।
तो 1 अगर माइक्रोफैरड है तो म्यू मीन्स माइक्रोफैरड, तो उसे हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो फैरड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो नैनोफैरड है उसे 10⁻⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे और सिमिलरली जो पिकोफैरड है उसे हम 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन it will be converted into farad. So that is all about capacitance. अब हम कैपेसिटर के सिंबल को देखेंगे तो मेनली हमने पढ़ा था जो कैपेसिटर है उसमें क्या होता है, वी हैव टू कंडक्टर्स एंड इन बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स देयर इज अ इंसुलेटिंग मीडियम। ऑलराइट, तो उसमें हमने बोला था टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में जो फर्स्ट टाइप स्टडी करी थी दैट इज अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है दैट इज इम्पोर्टेंट एंड वही आपके सिलेबस में है। ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अब ये जो सिंबल है इट इज लाइक दिस, इसमें ये जो दो पैरेलल प्लेट्स लगी होती है, सो दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर तो ये सिंबल गिवन है कैपेसिटर का, दैट मीन्स उस कैपेसिटर के पास क्या है, फिक्स्ड कैपेसिटेंस है, उसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी दैट इज सी की वैल्यू होगी वो फिक्स्ड होगी अगर ये वाला सिंबल है तो। बट इन केस इफ यू हैव दिस सिंबल, अगर ये सिंबल गिवन है कैपेसिटेंस के लिए, उसमें यही सिंबल यही है बट उसमें क्या है एक एरो डिनोट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इस एरो, अगर ये एरो दिया गया है बीच में इसी सिंबल के, तो दैट मीन्स उसकी जो कैपेसिटेंस है वो फिक्स्ड नहीं है, वो क्या है, वेरिएबल है। So this type of capacitor have variable capacitance. So that is how you can differentiate or you will come to know about that what is fixed capacitance. Okay, कौन से कैपेसिटर के पास फिक्स्ड कैपेसिटेंस है और कौन से के पास वेरिएबल कैपेसिटेंस है, उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे जस्ट उनके सिंबल्स को देख के कि अगर ये वाला सिंबल है तो उसके पास फिक्स्ड कैपेसिटेंस है, बट अगर उसमें एक एरो एडिशनल में दिया है, ओके, तो इसका मीनिंग है उसके पास वेरिएबल कैपेसिटेंस है। मीन्स इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है 2 फैरड 3 फैरड, नो, उसकी वैल्यू वेरी करती रहेगी। बट इस केस में इन द फर्स्ट केस दैट विल बी फिक्स्ड, वो गिवन होगी 5 फैरड 6 फैरड, वो फिक्स्ड वैल्यू होगी। नेक्स्ट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिटेल में स्टडी करेंगे हम। So parallel plate capacitor, first of all it is the most commonly used capacitor। बहुत सी चीज़ों में यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को यूज़ किया जाता है, तो इसको अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, हमारे पास दो प्लेट्स होती है, कंडक्टिंग प्लेट्स। ओके, इन दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फर्स्टली वी हैव टू कंडक्टिंग प्लेट्स एंड इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स वी हैव इंसुलेटिंग मीडियम। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में इंसुलेटिंग मीडियम प्रेजेंट होता है। एक प्लेट को हम नेम देंगे ए का और सेकंड वाली को बी का। ऑलराइट, तो जो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये जो प्लेट्स हैं इनको हमने कैसे अरेंज किया है, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, मीन्स ये दोनों प्लेट्स क्या है, पैरेलल अरेंजमेंट में है। सो दैट इज व्हाई दिस अरेंजमेंट इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब हम क्या करेंगे, इस ए वाली प्लेट को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। इस पर हमने क्या अप्लाई किया, चार्ज अप्लाई किया, कौन सा, इसको पॉजिटिवली चार्ज बना दिया। एंड नाउ इस ड्यू टू दिस प्लेट, जब ए प्लेट के कांटेक्ट में बी प्लेट आएगी तो क्या होगा, जब ए प्लेट के सामने बी को रखेंगे तो उसमें क्या होंगे, चार्जेस इंड्यूस होंगे ना। अब इसमें ये पॉजिटिवली चार्ज है तो बी प्लेट में कौन से चार्ज इंड्यूस होंगे, नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे। ऑलराइट, तो अब हमारे पास जो ए प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई और जो बी थी वो क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज। ऑलराइट, एंड ये जो देखो, अब जो ए पॉजिटिवली चार्ज थी तो बी के जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे बी में वो ए प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे ना वो दूसरे फेज पे चले जाएंगे। एंड ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है फर्स्ट चैप्टर में कि उसके लिए ये पॉजिटिव चार्जेस हमें नहीं चाहिए, तो हम इन्हें क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, इन्हें ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब इस बी प्लेट की अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा, ये सारे के सारे जो अननेसेसरी जो पॉजिटिव चार्जेस थे ये रिमूव हो जाएंगी, अर्थ हो जाएंगी। एंड अब हमारे पास ए प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है एंड बी जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज। और इन दोनों प्लेट्स में जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल डी,
which is the distance of separation between two plates. हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस है और नेगेटिव चार्जेस है, एंड वी नो दैट चार्जेस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है. सो बिकॉज ऑफ दीज टू चार्जेस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा. एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, दैट विल बी ई. जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव. दिस इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ए प्लेट हैव प्लस क्यू चार्ज एंड जो बी प्लेट है उस पर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा जाएगा, माइनस क्यू. इस पर अगर प्लस क्यू है तो इस पर माइनस क्यू आ जाएगा. एंड वी नो दैट चार्जेस हैं तो इनके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होगी, बिकॉज ये प्लेट्स है, ये कुछ एरिया भी कवर करेंगी एंड दे हैव चार्ज. तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास आएगी सिग्मा, इसमें सिग्मा. ऑलराइट, हमने ऑलरेडी एक्सप्रेशन डिराइव किया था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट. तो एक प्लेन शीट जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है दैट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ये इसका पूरा की पूरी डेरिवेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में डराइव करी थी. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट इज permittivity of free space. This is the electric field due to one plate, and now we have two plates. तो अब इस केस में हम टोटल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे फाइंड करेंगे. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो कैसे आएगा, E विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो सिग्मा प्लस सिग्मा दैट विल बी 2 sigma upon 2 epsilon naught, and 2 and 2 will be cancel out and we will have E will be equal to sigma upon epsilon naught. So this is the value of net electric field. So take it as equation number 1, क्योंकि अब हम इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं, फर्दर इसको हम यूज करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड का दिस इज ड्यू टू दीज टू प्लेट्स एंड ऑल्सो वी नो दैट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके एक और भी फॉर्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है दैट विल बी इक्वल टू E will be equal to dV upon dr, that is gradient, potential gradient. So electric field will be the negative of potential gradient. इसका फॉर्मूला भी हमने ऑलरेडी पोटेंशियल में डिस्कस किया था दैट E का फॉर्मूला क्या था, dV अपॉन dr. इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म. तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो उस केस में ये जो dV अपॉन dr होता है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, V अपॉन r हो जाएगी. इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. वाई, डी मीन्स स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल, दिस डी मीन्स स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस. बट अगर इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है तो उस केस में इन दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. सो दैट विल बी सिंपली रिटन एज वी अपॉन आर. आर विल बी द डिस्टेंस. लेकिन इस केस में हमने जो डिस्टेंस है वो डी लिया है, तो अब हम जो फॉर्मूला करेंगे उसमें डिस्टेंस की वैल्यू को डी से डिनोट करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू V अपॉन डी. ओके, नाउ टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2. तो V अपॉन डी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई और यहाँ से अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे V की. सो V विल बी इक्वल टू D जो होगा वो E के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना. सो V विल बी इक्वल टू EV. तो हमारे पास इक्वेशन आ गई. अब इस इक्वेशन में हम फर्स्ट इक्वेशन में से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पुट करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को पुट करेंगे तो V विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. E की वैल्यू को पुट किया एंड साथ में क्या आएगा, D. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ V. ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई. टिल नाउ वी हैव derived this expression. तो इस एक्सप्रेशन में we know that sigma is surface charge density and surface charge density का भी हमें फॉर्मूला पता है that it will be equal to charge per unit area. एंड इस केस में प्लेट्स का चार्ज क्या है, Q, और एरिया कितना है, A. सो ये जो सिग्मा की वैल्यू है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको अब हम इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, V विल बी इक्वल टू Q इंटू डी अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट. तो ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई. बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए,
इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को फाइंड करना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? C विल बी इक्वल टू चार्ज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस केस में चार्ज हमने स्मॉल क्यू लिया था, लेकिन अब हम उसे कैपिटल क्यू से रिप्लेस कर देंगे। डेरिवेशन में जहाँ भी स्मॉल क्यू है उसे कैपिटल क्यू से रिप्लेस कर देंगे। तो C विल बी इक्वल टू Q अपॉन V, तो यहाँ से V की वैल्यू पुट करेंगे, तो C विल बी इक्वल टू Q अपॉन QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो Q के साथ Q कैंसल एंड फ्रॉम हेयर C की वैल्यू क्या आ जाएगी? A एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, वेयर A इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस and D is the distance of separation between these two plates and C is the capacitance. This is the formula of capacitance of parallel plate capacitor. So that is all about this topic. Thank you.